हेलो चैम्पियंस, एम आई विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल? सभी लोगों को विजिबल एंड ऑडिबल हूँ मैं? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। चलो, वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन? आई होप येस, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज़ एक्साइटेड फॉर टुडेज सेशन। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट टॉपिक इज़ रेज्यूमे राइटिंग। ये जो टॉपिक है, आप किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पर हो, यू वुड रिक्वायर दिस स्किल। आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए। वेन एवर यू विल हैव टू अप्लाई फॉर अ जॉब, आपको कभी भी एक जॉब के लिए अप्लाई करना है, यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर अ पोस्ट, देन यू सेंड अ रिज्यूमे या फिर यू मेक अ रिज्यूमे। आप हमेशा एक रिज्यूमे बनाते हो एंड रिज्यूमे इज़ समथिंग विच इज़ योर फर्स्ट इंटरेक्शन विद योर बॉस। रिज्यूमे आपका पहला इंटरेक्शन होता है आपके बॉस के साथ। सो रिज्यूमे राइटिंग हम सभी को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि हाउ डू वी मेक गुड, साउंड, लॉजिकल एंड अट्रैक्टिव रिज्यूमेज। हम कैसे इस तरह के रिज्यूमेज बनाते हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। बेसिकली हमारे दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है हमारा बायोडेटा और एक होता है हमारा रिज्यूमे। ये दोनों शब्द जो होते हैं ये बिल्कुल अलग अलग होते हैं। बायोडेटा में हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा आते हैं। बायोडेटा में क्या क्या आता है? हमारी हाइट कितनी है, हमारा वेट कितना है, हमारा कलर कितना है, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये सारी की सारी चीज़ें हमारे बायोडेटा में आती हैं। जबकि रेज्यूमे में क्या आता है? रेज्यूमे में हमारे अचीवमेंट्स आते हैं, हमारे क्वालिफिकेशंस आते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे रेज्यूमे में आती हैं। एक सेकेंड, मुझे 1 मिनट दीजिए। चलो, हाँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये सारी की सारी चीज़ें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे बायोडेटा में आते हैं, जबकि रेज्यूमे में हमारे ये सारी चीज़ें आती हैं। रेज्यूमे इज़ करिकुलम वाइटे। सीवी को भी हम क्या बोलते हैं? सीवी इज़ करिकुलम वाइटे। रेज्यूमे और करिकुलम वाइटे सेम होता है। चलो, अब बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रेज्यूमेज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं, क्या चीज़ों को करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, उन सारी चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ सैम्पल रेज्यूमेज़ बताऊंगी और उसके बाद आप सभी लोग मुझे रेज्यूमे बना के दिखाएंगे। जिन लोगों के पास लैपटॉप है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे मुझे रेज्यूमे बना के दिखाएंगे। जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है वो सभी बच्चे मुझे कॉपी और एक पेपर पे एक अच्छा सा रेज्यूमे फॉर्मेट बना के दिखाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप, जब भी हम एक परफेक्ट रेज्यूमे बनाते हैं, स्टेप्स टू राइट अ परफेक्ट रेज्यूमे। जब भी हम एक परफेक्ट रेज्यूमे बनाते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है कि हम एक फॉर्मेट सेलेक्ट करें कि हमारा जो रेज्यूमे है उसका सही फॉर्मेट क्या है। व्हाट इज़ द राइट फॉर्मेट ऑफ अ परफेक्ट रेज्यूमे। अब हमारे बेसिकली 3 तरह के रेज्यूमे के फॉर्मेट्स होते हैं, तो उन तीनों फॉर्मेट्स को हम एक एक करके पढ़ते हैं कि हमारे अलग अलग 3 टाइप्स के फॉर्मेट्स क्या हैं। एक चीज़ बता देती हूँ बेटा, अभी आपकी तो कोई ये क्लास चल रही है। अगर आप और चीज़ों के बारे में करोगे तो मैं क्लास नहीं ले पाऊँगी। आपको पता है किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए कितना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाना होता है। मैं कमेंट सेक्शन में देख रही हूँ, कोई बच्चा बोल रहा है मैम जूम का मीटिंग नहीं आया, कोई बच्चा बोल रहा है मैम लैपटॉप पे कैसे चलेगा, कोई स्टूडेंट बोल रहा है मैम जूम का टॉपिक है। ये डिस्कशन लास्ट 5 to 10 मिनट्स में करें। इस डिस्कशन को लास्ट के 5 to 10 मिनट्स में करें। अभी क्लास लेने आए हैं ना, अभी 7 PM का क्या टॉपिक है? रेज्यूमे राइटिंग। रेज्यूमे कैसे लिखते हैं? तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी इस पर फोकस करते हैं। मैं लास्ट 10 मिनट्स में आप सबकी डाउट्स, सबकी क्वेरीज हैंडल कर दूंगी, बट राइट नाउ प्लीज़ फोकस ऑन द टॉपिक। प्लीज़ टॉपिक पर फोकस कीजिए। चलो, अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है? व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप होता है कि हमें सही रेज्यूमे का फॉर्मेट सिलेक्ट करना होता है। अब हमारे 3 फॉर्मेट्स होते हैं जब भी हम रेज्यूमे राइटिंग की बात करते हैं। वी हैव 3 फॉर्मेट्स। पहला फॉर्मेट जो होता है उसको हम बोलते हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में क्या होता है? आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हो और आप उल्टा चलते हो। मतलब आप अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हो और आप उल्टा चलते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप क्या कर रहे हो? 2021 में आपने क्या किया, फिर 2020 में आपने क्या किया, 2019 में आपका क्या एक्सपीरियंस था, उसके बाद आपने 12th
कहाँ से की, कितने परसेंटेज है, फिर आपने 10th कहाँ से की। तो हम किस ऑर्डर में चलते हैं, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं। अभी प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं। तो एक रिज्यूमे का फॉर्मेट होता है जिसमें हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट। दूसरा होता है हमारा ट्रेडिशनल रेज्यूमे स्टाइल। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हमारा ट्रेडिशनल रेज्यूमे स्टाइल क्या होता है, एग्जाम्पल से बताऊंगी। ट्रेडिशनल रेज्यूमे स्टाइल में क्या होता है, हम क्या शो सबसे ज़्यादा करते हैं, ट्रेडिशनल रेज्यूमे स्टाइल में हम बताते हैं कि हमने अभी तक कहाँ कहाँ काम किया है। अगर किसी इंसान के पास एक्सपीरियंस है, उसने कहीं वर्क किया हुआ है, तो जो हमारा ट्रेडिशनल रेज्यूमे था, जो पुराना रेज्यूमे का स्टाइल होता था, उसमें हम क्या बताते थे, अपना वर्क एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस करते थे। हमारा वर्क एक्सपीरियंस क्या है, हमारे सर्टिफिकेशंस क्या क्या है, हमने क्या क्या सर्टिफिकेशंस लिए हैं, हमने कहाँ कहाँ ट्रेनिंग ली है। तो इन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे थे। स्किल्स के ऊपर, एबिलिटीज़ के ऊपर, हॉबीज़ के ऊपर इनको हम मेंशन भी नहीं करते थे, इनको हम फोकस में नहीं रखते थे। तो पहले के रेज्यूमे में इसमें क्या होता था, इन तीनों चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होता था। करियर एडवांसमेंट पर ज़्यादा फोकस होता था स्किल्स और एबिलिटीज़ के कंपैरिजन में। उसके बाद क्या आया, फंक्शनल फॉर्मेट आया। फंक्शनल फॉर्मेट में क्या होने लग गया, अब देखो फंक्शनल फॉर्मेट उन लोगों के लिए हेल्पफुल होता है जिन लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, जो लोग बिल्कुल नए नए एंटर कर रहे होते हैं इंडस्ट्री में। फॉर एग्जांपल, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ग्रेजुएशन में होंगे, अभी उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो वो फ्रेशर्स होंगे, किसी कंपनी के लिए अप्लाई करेंगे। तो उस तरह का फॉर्मेट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल फॉर्मेट। अब इसमें एक्सपीरियंस तो है नहीं क्योंकि फ्रेशर है, तो यहाँ पे हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, यहाँ पे हम फोकस करते हैं स्किल्स के ऊपर, और यहाँ पे हम फोकस करते हैं अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर। आई एम अ फास्ट लर्नर, आई एम अ टीम वर्कर, इस तरह के हम टर्म्स यूज़ करते हैं अपने फंक्शनल फॉर्मेट में। स्किल्स और एबिलिटीज़ को हम ज़्यादा शो करते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कोई कहीं का 2 या 3 महीने का एक्सपीरियंस होता है, 4 या 5 महीने का एक्सपीरियंस होता है, उसको हम शो भी नहीं करते हैं। तो फंक्शनल फॉर्मेट किसके लिए यूज़ होता है, फ्रेशर्स के लिए यूज़ होता है। ट्रेडिशनल फॉर्मेट किसके लिए यूज़ होता है, जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन लोगों के लिए हमारा ट्रेडिशनल फॉर्मेट यूज़ होता है। एक और कॉम्बिनेशन, अब हर चीज़ का हाइब्रिड सबसे अच्छा होता है, तो एक कॉम्बिनेशन फॉर्मेट भी होता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम सब चीज़ों के ऊपर इक्वल देते हैं। देखो, पहला हमने पढ़ा ट्रेडिशनल फॉर्मेट में हम वर्क एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। फिर हमने पढ़ा फंक्शनल फॉर्मेट, उसमें हम अपनी स्किल्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। फिर आया हमारा कॉम्बिनेशन फॉर्मेट। कॉम्बिनेशन ने क्या किया, दोनों की अच्छी अच्छी चीज़ें लगा दी, मतलब हमने स्किल्स को भी हाईलाइट किया और हमने अपने वर्क एक्सपीरियंस को भी हाईलाइट किया। तो हमें जो जो वर्क एक्सपीरियंस है, हमने उसके ऊपर भी काम किया, उसको भी शो किया अच्छे से, और हमारे पास जो स्किल्स आई उसके ऊपर भी हमने एम्फेसिस किया। दोनों के ऊपर हमने इक्वल एम्फेसिस किया। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन फॉर्मेट। क्या तीनों फॉर्मेट समझ में आ गए? सभी को? अब आप कौन सा फॉर्मेट सिलेक्ट करोगे? अगर आप फ्रेशर हो तो आपका फॉर्मेट कौन सा होगा, फंक्शनल फॉर्मेट। अगर आपके पास बहुत अच्छा वर्क एक्सपीरियंस है, आपको बहुत साल हो चुके हैं काम करते हुए, तो आपका क्या फॉर्मेट होगा, ट्रेडिशनल फॉर्मेट। अगर आपको बहुत ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, 1 या 1.5 साल का ही वर्क एक्सपीरियंस है, स्किल्स सेट भी आपका अच्छा है, तो आपका क्या फॉर्मेट होगा, कॉम्बिनेशन फॉर्मेट। तो सबसे पहले आपने क्या सिलेक्ट किया, सबसे पहले आपने रिज्यूमे का फॉर्मेट सिलेक्ट किया अपने वर्क एक्सपीरियंस के लेवल के अकॉर्डिंग और उस रोल के अकॉर्डिंग जिसके लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। क्या स्टेप नंबर 1 समझ में आया सभी को? इज़ स्टेप नंबर 1 क्लियर टू एवरीवन? आई होप यस। चलो, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप होता है, अब हमें एक सुंदर सा रिज्यूमे टेम्पलेट निकालना है। बहुत सारे रिज्यूमे टेम्पलेट्स होते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कुछ रिज्यूमे टेम्पलेट्स। बहुत सारे रिज्यूमे टेम्पलेट्स होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक रिज्यूमे टेम्पलेट निकालेंगे। जनरली आजकल क्या होता है, अगर मैं आपको सबसे पहले पुराने वाले अगर मैं टेम्पलेट की बात करूं, आप लोगों ने भी पहले रिज्यूमे बनाया होगा तो आप लोगों को याद होगा, किसी ने अगर बनाया है। पहले का टेम्पलेट क्या लोग यूज़ करते थे, यहाँ पे नाम लिखते थे, फिर वर्क एक्सपीरियंस लिखते थे पूरे में,
फिर स्किल्स लिखते थे, फिर पर्सनल डिटेल्स लिखते थे। ऐसे करके फॉर्मेट हुआ करता था पहले का। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आता था या कॉन्टैक्ट नंबर नीचे भी आता था। आज का जो टाइम है ये वाला फॉर्मेट यूज़ ना के बराबर होता है। आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, क्योंकि इंटरव्यूअर के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता रिज्यूमे को देखने का, तो हम एक ही पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम क्या करते हैं, अपना रिज्यूमे बहुत कलरफुल बनाते हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि इंटरव्यूअर देखे ध्यान से, उनको हाईलाइट करते हैं और एक ही पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तरफ एक्सपीरियंस मेंशन करते हैं, दूसरी तरफ स्किल्स मेंशन करते हैं, सर्टिफिकेशंस मेंशन करते हैं, पर्सनल डिटेल्स ऊपर में एक लाइन में मेंशन करते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये वाला फॉर्मेट। तो आज के टाइम में जो बेस्ट फॉर्मेट माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, ये वाला बेस्ट फॉर्मेट माना जाता है, जहाँ पे हम एक ही पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके सारा का सारा फॉर्मेट लिखते हैं। तो रेज्यूमे का जो टेम्पलेट है इसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है। ये डिसाइड करता है कि इंटरव्यूअर आपके पूरे के पूरे रेज्यूमे को पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। लुक क्या है, फील क्या है, कलर यूज़ करो, फॉन्ट अच्छा यूज़ करो, स्पेसिंग यूज़ करो, स्टाइल चूज़ करो। आगे अब दूसरी बात, अब आपको ये भी सिलेक्ट करना होता है, ये भी ध्यान देना होता है जब भी आप रिज्यूमे लिखते हो कि आप किस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो। अगर आप फॉर एग्जांपल एनिमेशन की इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो, आप एक कार्टूनिस्ट बनना चाहते हो, तो आपके रिज्यूमे में, या फिर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को टारगेट कर रहे हो, तो आपका जो रिज्यूमे है उसके अंदर क्रिएटिविटी शो होनी चाहिए। उसके अंदर क्या होनी चाहिए, क्रिएटिविटी शो होनी चाहिए। अगर आप एक प्रोग्रामर के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप एक डेवलपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो रिज्यूमे है वो सिंपल एंड डिटेल्ड होना चाहिए। तो आपको इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कि आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे क्रिएटिविटी की ज़रूरत है या वो कंपनी कंजर्वेटिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक बहुत प्लेफुल डिज़ाइन बनाया, एक बहुत फंकी सा डिज़ाइन बनाया। आप एक लॉ फर्म में अप्लाई कर रहे हो, एक फ़िनांस इंडस्ट्री में अप्लाई कर रहे हो, और आपका जो रिज्यूमे है उसमें येलो कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, अलग अलग कलर्स हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के इमोटिकॉन्स हैं। तो क्या आपका रिज्यूमे वहाँ पे अच्छा बैठेगा? नहीं। आपको हमेशा इंडस्ट्री के हिसाब से रिज्यूमे बनाना पड़ेगा। अगर आप किसी डिज़ाइनिंग टीम के लिए अप्लाई कर रहे हो, एनिमेशन में अप्लाई कर रहे हो, कार्टूनिस्ट बनना चाहते हो, किसी का डिज़ाइनर बनना चाहते हो, वहाँ पे आपने एक ब्लैक एंड वाइट प्लेन सा रिज्यूमे दे दिया, ब्लैक एंड वाइट प्लेन सा रिज्यूमे दे दिया, तो वहाँ पे वो अप्लाई नहीं करेगा। मतलब आपको अपनी ऑडियंस को माइंड में रखना पड़ेगा। स्कूल प्रिंसिपल के लिए प्लेन रिज्यूमे चलता है, कलरफुल रिज्यूमे स्कूल प्रिंसिपल के लिए नहीं होगा। अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो वहाँ पे वो कॉलम ही नहीं लिखेंगे वर्क एक्सपीरियंस वाला। क्या समझ में आया? तो कलर्स, फॉन्ट, स्टाइल, डिज़ाइन इंडस्ट्री को ध्यान रख के ही बनाना होता है। इसलिए कहते हैं बहुत सारे रिज्यूमेस के पैटर्न्स बनाने चाहिए, और जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो उसके हिसाब से वहाँ पे रिज्यूमे भेजना चाहिए। अगला, रिज्यूमे में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पर्सनल डिटेल्स। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिज्यूमेज आते हैं। कभी कभी जब हम लोग हायरिंग करते हैं तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, ईमेल आईडी मेंशन नहीं होती है, कभी कभी क्या होता है फ़ोन नंबर ही मेंशन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो रिज्यूमे स्किप हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखो, जब भी आप किसी रिज्यूमे को लिख रहे हो, आपकी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स होनी चाहिए। आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए, आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर आपके 2 एड्रेस हैं तो परमानेंट एड्रेस, टेम्पररी एड्रेस दोनों होने चाहिए। अगर आपका एक ही एड्रेस है तो आपका वही वाला एड्रेस होना चाहिए। तो ये आपका पूरा का पूरा फुल नेम होना चाहिए। कभी भी सिर्फ शॉर्ट नेम नहीं होना चाहिए। एक नाम है सिर्फ शॉर्ट नेम नहीं, आपका फुल नेम। अगर आपका कोई फर्स्ट नेम है, अगर आपका कोई मिडिल नेम है, अगर आपका कोई लास्ट नेम है, तो आपका फुल नेम आपके रिज्यूमे में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहला टास्क आपने, देखो 3 स्टेप्स किए हमने। स्टेप वाइज समझना, एचआर जर्नलिस्ट के लिए सिंपल डिज़ाइन होगा। स्टेप वाइज समझना बेटा। सबसे पहला क्या किया, रेज्यूमे का फॉर्मेट डिसाइड किया। उसके बाद क्या किया, फॉन्ट, साइज़, कलर सब कुछ डिसाइड किया। तीसरा स्टेप क्या किया,
पर्सनल डिटेल्स ऐड करना स्टार्ट किया, आपका फ़ोन नंबर, और वो पर्सनल फ़ोन नंबर होना चाहिए, किसी और का नंबर नहीं डालना होता कभी भी रेज्यूमे में, आपका हमेशा पर्सनल फ़ोन नंबर, आपकी एक्टिव ईमेल आईडी, और वो ईमेल आईडी ना थोड़ी सी प्रोफेशनल होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को उनकी ईमेल आईडीज़ बड़ी अजीब सी होती हैं, itsmedude@gmail.com, इस तरह की ईमेल आईडीज़ रेज्यूमे में थी, मुझे याद आ गई अचानक से, itsmedude@gmail.com। तो इस तरह की ईमेल आईडीज़ नहीं होनी चाहिए। आपकी जो ईमेल आईडी होनी चाहिए वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपका नाम निमिषा फॉर एग्जांपल 1710, कोई नंबर और कोई नाम का कॉम्बिनेशन ले सकते हो, लेकिन फंकी ईमेल आईडीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका एड्रेस भले ही फुल एड्रेस ना हो, बट लेकिन आपका सिटी होना चाहिए, आपका पिन कोड होना चाहिए, आपका स्टेट होना चाहिए। सो दीज थिंग्स शुड बी देयर इन योर रेज्यूमे। तो आपने क्या किया, आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स रेज्यूमे में डाल दी। अगला स्टेप क्या हो गया, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? अगला स्टेप है प्रोफेशनल समरी। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रोफेशनल समरी। आप जब भी किसी रेज्यूमे को लिखोगे, आप अपने नाम के नीचे 2 लाइन्स लिखते हो। आपने देखा है किसी भी, अगर मैं रेज्यूमे की बात करती हूँ, कोई नाम होता है, उसके नीचे 2 लाइन्स लिखी होती हैं जो आपको पूरी तरीके से डिफाइन करती हैं। उसको बोलते हैं अब प्रोफेशनल समरी, कि आपकी समरी क्या है, आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आई एम एन अविड लर्नर एंड आई वॉन्ट टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन ग्रो अलॉन्ग विद द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी प्रोफेशनल समरी। मतलब आपको 2 लाइन्स, ऐसी 2 लाइन्स देनी है कि वो इंसान अंदर से तड़प जाए आपका रिज्यूमे पढ़ने के लिए। इस तरह की आपकी प्रोफेशनल समरीज़ होनी चाहिए कि इंसान जो है कन्विंस हो जाए कि उसे आपका रिज्यूमे पढ़ना ही पढ़ना है। आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखना है अपने बारे में, आपको ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करने हैं जो आपकी स्किल्स को हाईलाइट करें और आपकी करियर की समरी बताएं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं, पर्सनेबल एंड रिलायबल। पर्सनेबल मीन्स मैं लोगों से अच्छा मेरा रिलेशन रहता है, मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर विथ 3+ years ऑफ एक्सपर्टीज़ इन अ ग्लोबल मार्केटिंग फर्म। हाँ, एक कैची टैगलाइन होनी चाहिए, अचीव्ड कंपनीज बेस्ट क्वालिटी सेटिस्फैक्शन रेटिंग अकॉर्डिंग टू अ रिव्यू, सीकिंग टू एडवांस करियर बाय ग्रोइंग विद, और उस कंपनी का नाम लिख दिया जहाँ पे आप जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो आपको अपना एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है। Having 3+ years of experience in this field, looking for a company in which I can grow, in which I can advance my career, and in which the company can also grow. Received the best employee award from this and this company. छोटी सी 2 या 3 लाइन्स जो आपके एम्प्लॉयर को आपके बारे में जानने के लिए क्या बोलूँ, क्या कर दे, एक हिंदी का वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, कि एम्प्लॉयर आपके बारे में जानने के लिए अंदर से एक्साइटेड हो जाए। उस तरह का आपका प्रोफेशनल समरी होना चाहिए। हाँ, एक कैची टैगलाइन के जैसे, राइट। फिर अगला क्या आता है, आपका वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इस सेक्शन को लिखोगे, अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस सेक्शन को नहीं लिखोगे। जो फ्रेशर्स होंगे उनमें ये वाला सेक्शन वर्क एक्सपीरियंस वाला नहीं होगा, उनमें इस वाले सेक्शन की जगह क्या होगा, आपने कोई इंटर्नशिप की हो। जनरली फ्रेशर्स क्या करते हैं, अपनी ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप करते हैं। राइट, उत्साहित हो जाए। तो वर्क एक्सपीरियंस में क्या आएगा, आपको क्या है वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कहीं इंटर्नशिप की हो तो आप वो इंटर्नशिप लिख सकते हो। फ्रेशर्स क्या लिखेंगे इसमें, इंटर्नशिप आपने कोई की हो, आपने कोई ट्रेनिंग की हो, आपने कोई सर्टिफिकेशन लिया हो। अगर इनमें से कुछ नहीं लिया तो ये पूरा का पूरा आप सेक्शन ही रिमूव कर दोगे। वैसे ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रेज्यूमे में। अगर एम्प्लॉयर को दिखता है ना कि इस इंसान को वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका रेज्यूमे में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। तो एम्प्लॉयर्स इस सेक्शन को बहुत ध्यान से देखते हैं।
वर्क एक्सपीरियंस वाले सेक्शन को बहुत ध्यान से देखते हैं। इससे क्या पता चलता है कि आपके पुराने अकॉम्प्लिशमेंट्स क्या हैं, आपकी जॉब हिस्ट्री क्या है, कि आप एक सूटेबल कैंडिडेट हो या नहीं। इससे आपको ये पता चलता है। पता नहीं मेरे सारे रिश्तेदारों को क्लास के टाइम पे ही क्यों कॉल करने का मन करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अगली बात, अब जिन लोगों को वर्क एक्सपीरियंस है उन लोगों को क्या क्या इंक्लूड करना है। आप अपना वर्क प्लेस का नाम, आप किस कंपनी में काम कर रहे थे, सबसे पहले आप कंपनी का नाम ऐड करोगे। फॉर एग्जांपल XYZ प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद आपका रोल क्या था, व्हाट वाज योर रोल इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। आपका क्या रोल था, फॉर एग्जांपल आपका रोल था सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद आपने कब से लेकर कब तक काम किया, फॉर एग्जांपल अगस्त 2014 से लेकर नवंबर 2019 तक काम किया। उसके बाद कहाँ आपकी लोकेशन थी, आप यहाँ पे दिल्ली मार्क कर सकते हो। फिर आपने क्या क्या किया वहाँ पे, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, हैंडलिंग द कस्टमर्स डेटा या हैंडलिंग द प्रोजेक्ट, डेवलपिंग द कैश, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आपने क्या क्या अकॉम्प्लिश किया उस टाइम पे, आपको क्या क्या अकॉम्प्लिशमेंट्स मिले, सर्टिफाइड इन दिस, ये सारी की सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आएंगी। फॉर एग्जांपल XYZ कंपनी, आपने गुड़गांव मेंशन किया, सेल्स मैनेजर, कहाँ से कब तक आपने काम किया, उसके बाद आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हर एक टास्क नहीं देना। आपको पता है रेज्यूमे 1 पेज का होना चाहिए। अगर रेज्यूमे 2 या 3 पेज का होता है ना, कोई पढ़ता नहीं है। इस बात को भी याद रखना है हमेशा। रेज्यूमे 1 पेज का होना चाहिए। सबसे आइडियल रेज्यूमे जो होता है, इट ओनली हैज़ 1 पेज। तो आपको कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी है जो आपकी सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बतानी कि मैं अटेंडेंस मार्क करता था, फिर मैं इस प्रोजेक्ट पे ये करता था, ये करता था, प्रोग्राम लिखता था, प्रोग्रामिंग में एरर्स निकालता था, बग्स निकालता था, नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोस्ट रेलिवेंट वंस आपको मार्क करनी है। फिर आपने अचीवमेंट्स, आपके कुछ अचीवमेंट्स जो आपने किए, आपने कुछ कंडक्ट किया, आपने किसी चीज़ को लीड किया। आई लेड अ टीम ऑफ 10 पीपल एंड आवर टीम परफॉर्म द बेस्ट ड्यूरिंग दैट पीरियड। आपने कोई भी अचीवमेंट पाया हो उस काम करने के दौरान, तो उन अचीवमेंट्स को आप हमेशा मेंशन करोगे जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम आपके वर्क एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस राइट। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आई होप सभी को समझ में आ रहा है। इसके बाद कुछ मेजरेबल अगर आपके रिजल्ट्स हुए हों, फॉर एग्जांपल 10,000 लोगों की टीम थी या 20 लोगों की टीम थी और हम लोगों ने विद इन 2 महीने एक 5000 लाइंस का जावा प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया। कोई ऐसी चीज़ जो मेजर कर सकते हो। और जब भी हम वर्क एक्सपीरियंस को मेंशन करते हैं बेटा, जब भी हम वर्क एक्सपीरियंस को मेंशन करते हैं, हम हमेशा रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, हम कौन से ऑर्डर में चलते हैं, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मीनिंग होता है हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ चलते हैं। वी मूव फ्रॉम प्रेजेंट टूवर्ड्स द पास्ट, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और हम रिजल्ट्स को मेंशन करते हुए जाते हैं। जितने ज़्यादा आप स्किल्स मेंशन कर सकते हो, कीवर्ड्स मेंशन कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को हिसाब से सेट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और आप अप्लाई कर रहे हो एक मैनेजर के रोल के लिए, तो वहाँ पे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मत दिखाओ। आप वो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिखाओ जब आपने मैनेज किया हो किसी इवेंट को। मतलब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसको टेलर करो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। भले ही आपने 3 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही काम किया हो, आपने सिर्फ प्रोग्राम्स ही बनाए हो, सॉफ्टवेयर ही बनाए हो, लेकिन आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाओगे वो ऐसी दिखाओगे जहाँ पे आपने मैनेजमेंट स्किल्स लिए हो। होता है कभी कोई इवेंट हुआ, उसको मैनेज किया हो, किसी टीम को लीड किया हो, टीम लीडर बन गए हो, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके हिसाब से आप टेलर करोगे,
उस जॉब के हिसाब से जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। टेलर द इन्फॉर्मेशन टू ईच जॉब यू अप्लाई फॉर, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। समझ में आया सभी को? तो अभी तक हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दी है, हमने वर्क एक्सपीरियंस दे दिया है। अब अगली चीज़ हम क्या दे रहे हैं? द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गिविंग इज स्किल्स सेक्शन। हमारे अंदर स्किल्स क्या है? देखो अभी ना ये एग्जैक्टली समझ में तब आएगा जब अभी मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगी। जब मैं आपको फॉर्मेट्स दिखाऊंगी तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा जो जो बातें मैंने बोली, और जब आप खुद से रिज्यूमे बनाओगे तो और अच्छे समझ में आएगा। स्किल्स सेक्शन। अब स्किल में क्या होगा? कुछ स्किल्स होती हैं जो हर एम्प्लॉयर को पसंद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्विक लर्नर, आई एम अ क्विक लर्नर, आई एम अ फ्रेंडली पर्सन, एमिएबल। मैं क्विक लर्नर हूँ, मैं बहुत फ्रेंडली हूँ, आई कैन मैनेज, आई हैव गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। ये होती है हमारी सॉफ्ट स्किल्स जो हमारे अंदर होती है। फिर होती है हमारी हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स कौन सी होती हैं? हार्ड स्किल्स होती हैं कि आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करना आता है, आपको कौन कौन सा टेक्निकल नो हाउ है। फॉर एग्जांपल आई एम गुड विद MS वर्ड, मुझे MS वर्ड पे काम करना आता है, मुझे पावर पॉइंट पे काम करना आता है, मुझे फ़ोटोशॉप पे काम करना आता है, मुझे फिल्मोरा पे काम करना आता है। जो आपके इंडस्ट्री स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स हैं, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर के लिए अप्लाई करो, मुझे जावा बहुत अच्छे से आती है, मुझे पाइथन बहुत अच्छे से आती है। अगर आप किसी अकाउंटेंट का जॉब के लिए अप्लाई करो, मुझे टैली बहुत अच्छे से आती है। तो ये होती हैं आपकी हार्ड स्किल्स। तो दोनों तरह की स्किल्स को हम मेंशन करते हैं जब भी हम एक रिज्यूमे की बात करते हैं। वी मेंशन सॉफ्ट स्किल्स एज वेल एज हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स को हम पहले मेंशन करते हैं और उसके बाद हम हार्ड स्किल्स को मेंशन करते हैं। समझ में आया स्किल सेक्शंस? ये सारी की सारी क्या हो गई? आपकी हार्ड स्किल्स हो गई। जबकि सॉफ्ट स्किल्स क्या हो गई? टीम वर्क, परसिवियरेंस, एक्टिव लिसनिंग, अडेप्टेबिलिटी, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, हार्ड वर्किंग। दीज आर योर सॉफ्ट स्किल्स एंड दीज आर योर हार्ड स्किल्स। तो अगला सेक्शन कौन सा आया? हमारा हार्ड स्किल्स। अच्छा, एक और चीज़ और, ऐसे ना बहुत लंबी लिस्ट मत लिख देना स्किल्स कि आपने उठा के रेज्यूमे में 20 स्किल्स लिख दी। एम्प्लॉयर भी ऐसे ना वो हो गया, इतनी सारी स्किल्स एक ही बंदे में। नहीं, आपको स्किल्स वही वाली लिखनी है जो उस जॉब के साथ रेलिवेंट है। आपकी स्किल्स वही होनी चाहिए जो उस जॉब के साथ रेलिवेंट है, जो उस जॉब में काम में आएगी। फॉर एग्जांपल आप गए हो स्टूडेंट काउंसलर के जॉब के लिए और आप स्किल में क्या लिख रहे हो? वीडियो एडिटिंग। क्या ये काम में आएगी वीडियो एडिटिंग की स्किल काउंसलर के जॉब के लिए? नहीं। काउंसलर के जॉब के लिए कौन सी स्किल काम में आएगी? स्टूडेंट मैनेजमेंट स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल का मीनिंग क्या होता है? कि आप बच्चों से अच्छे से बात कर लोगे। परसिवियरेंस मीन्स लगातार एक काम पे लगे रहना जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता, उसको बोलते हैं परसिवियरेंस स्किल्स। काउंसलर्स के लिए कौन सी स्किल्स काम में आएंगी? एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। तो आप वही स्किल्स लिखोगे जो उस जॉब के लिए काम में आए। तो अगर काउंसलर का जॉब है तो आपकी स्किल्स क्या आएंगी? कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, MS या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अच्छी नॉलेज है मुझे, PPT की अच्छी नॉलेज है। ये सारी की सारी स्किल्स काम में आएंगी अगर आप एक काउंसलर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगली बात, अब आता है अगला सेक्शन कौन सा आता है? द नेक्स्ट सेक्शन इज़ योर एजुकेशन सेक्शन। एजुकेशन सेक्शन में क्या करोगे? रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो होगा फिर से। कौन सा ऑर्डर फॉलो होगा? रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो पहले पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बताओगे, फिर ग्रेजुएशन के बारे में बताओगे। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो 12th और 10th को मेंशन नहीं करोगे। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो 12th और 10th को मेंशन नहीं करोगे। अगर ग्रेजुएशन मेंशन की हुई है तो 12th को भी मेंशन कर दोगे।
अगर ग्रेजुएशन नहीं की हुई तो 12th को और 10th को दोनों को मेंशन करोगे। मतलब बहुत ज़्यादा पीछे की इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे। इंटरव्यूअर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई कि आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे। अगर आज मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे, आपके 12th में कितने मार्क्स आए थे। ऊपर से आपको रेज्यूमे एक ही पेज में बनाना है, ऊपर से आपको रेज्यूमे एक ही पेज में बनाना है। तो कोशिश करो कि सिर्फ 2 डिग्रीज़ ही आप बताओ जब आप एजुकेशन के बारे में बता रहे हो। अगर आपने यूनिवर्सिटी डिग्री फ्री कर ली है तो हाई स्कूल की 10th की इन्फॉर्मेशन नहीं लिखोगे। तो एजुकेशन सेक्शन, आपको कोई अवार्ड मिला हो, आपने कोई और ट्रेनिंग की हो, कोई इंटर्नशिप किया हो, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की हो, तो उस सब को भी आप ऐड कर सकते हो कॉलेज के टाइम पे। कॉलेज के टाइम में आपने कोई ऐसा काम किया हो जो आपको लगता है आपको बताना चाहिए, कोई भी चीज़ की हो, आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड ऑल दोज थिंग्स इन द एजुकेशन सेक्शन। MA हिस्ट्री यहाँ से की, इतना CGP आया, फिर BA यहाँ से की, इतना CGP आया। ये सारी की सारी आपकी क्या होगी, इन्फॉर्मेशन होगी। अब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई थी तो मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन लिखी, मैंने 12th और 10th नहीं लिखी। अगर मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन की हुई होती तो मैं 12th भी लिखती। अगर मैंने ग्रेजुएशन भी नहीं की हुई होती तो मैं 12th और 10th दोनों लिखती। अगर फ्रेशर है तो भी मत लिखो, सिर्फ ग्रेजुएशन और 12th ही लिखो। अगला, और कौन कौन सी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो अपने रिज्यूमे में। एडिशनल सेक्शंस और कौन कौन से हो सकते हैं बेटा। आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, आपने कभी किसी NGO में काम किया है, कोई वॉलंटियर वर्क किया है, आपने कोई इंटर्नशिप की है, सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स, आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं, आपने किसी प्रोजेक्ट पे कभी काम किया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने सेक्शन एडिशनल्स पार्ट में ऐड कर सकते हो। मतलब हमें करना क्या है रिज्यूमे में, हमें एम्प्लॉयर को इम्प्रेस करना है कि भाई तेरे इस कंपनी के लिए मुझसे अच्छा कैंडिडेट तुझे कभी ज़िंदगी में नहीं मिल सकता। आपको उस एम्प्लॉयर को क्या फील करवाना है कि फॉर योर कंपनी यू वोंट गेट अ बेटर कैंडिडेट देन मी। तुम्हें मुझसे अच्छा कैंडिडेट मिल नहीं सकता तुम्हारी कंपनी के लिए। आपको ये वाली फीलिंग देनी है उस एम्प्लॉयर को, और उसी फीलिंग को देने का हम मेथड पढ़ रहे हैं। दिस इज़ द मेथड ऑफ गिविंग दैट फीलिंग टू द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने आपकी शक्ल नहीं देखी है, एम्प्लॉयर आपको जानता नहीं है, एम्प्लॉयर का आपसे कोई रिलेशन नहीं है। आपके एम्प्लॉयर के पास सिर्फ और सिर्फ आपका रिज्यूमे है, और एम्प्लॉयर के पास हज़ारों रिज्यूमे हैं। एम्प्लॉयर के पास हज़ारों रिज्यूमे, वो कैसे सिलेक्ट करेगा रिज्यूमे को। वो सिर्फ एक नज़र देगा, एक नज़र में उसे पसंद आया तो रखेगा, नहीं तो निकाल देगा। उसके बाद आपने पूरा का पूरा रिज्यूमे बना लिया, आपने सब चीज़ें कर दी। लास्ट स्टेप क्या होगा, व्हाट विल बी द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप होगा कि आप ग्रामर को चेक करोगे, आपने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं की, आपने कोई फॉर्मेटिंग में मिस्टेक तो नहीं की, कहीं बीच में बड़ा फॉन्ट यूज़ कर लिया, फिर छोटा साइज़ कर दिया, फिर बड़ा साइज़ कर दिया। आपने अपनी इन्फॉर्मेशन तो सही दी है, आपने अपनी डेट्स तो सही की है, आपने किसी की स्पेलिंग तो गलत नहीं लिखी, आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन तो सही है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लास्ट में चेक करोगे जब आपका रिज्यूमे कंप्लीट हो जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो रिज्यूमे डॉक फाइल में भेजते हैं। कभी भी रिज्यूमे डॉक में नहीं भेजा जाता है। रिज्यूमे को या तो आप PDF में भेजो। रिज्यूमे का सबसे अच्छा मेथड क्या होता है, PDF में भेजा जाता है, या फिर आप एक इमेज फॉर्मेट में भी भेज सकते हो। लेकिन रिज्यूमे को कभी भी डॉक में मत भेजना। दिस इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ सेंडिंग अ रिज्यूमे। रिज्यूमे को भेजने का बेस्ट मेथड जो होता है वो PDF में होता है। समझ में आया, सब चीज़ों को चेक करो एक बार कि आपने सारी चीज़ें सही की हैं या नहीं। ग्रामर का चेक लगाओ, स्पेलिंग का चेक लगाओ, आपने इन्फॉर्मेशन तो कहीं कोई गलत नहीं दी, आपने कुछ गलती तो नहीं की, वो सारी की सारी चीज़ों को लास्ट में चेक करो। समझ में आया सभी को। PPT में भी कभी नहीं भेजना, ना PPT में भेजना, ना डॉक में भेजना, सिर्फ PDF में। इमेज में भेज सकते हो, लेकिन PDF सबसे बेस्ट मेथड होता है रिज्यूमे भेजने का। अब कुछ सैम्पल रिज्यूमेस देखते हैं। देखो, कहने से सारी चीज़ें आ गई इस रिज्यूमे में। आपका नाम आ गया, आपने पूरा नाम लिखा, आपने इस रिज्यूमे को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। यहाँ पे आपने सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख दी, यहाँ पे आपने अपनी स्किल्स लिख दी, आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस पता हैं वो लिख दी।
यहाँ पे आपने, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, यहाँ से यहाँ तक आपने वर्क एक्सपीरियंस लिख दिया, आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिख दिया, आपको कोई सर्टिफिकेशन है, कोई अचीवमेंट आप बताना चाहते हो, कोई अवार्ड के बारे में बताना चाहते हो, वो सारा का सारा आपने यहाँ लिख दिया। तो इस तरीके से रेज्यूमे को लिखते हैं कि एक ही पेज में सारी की सारी चीज़ें आ जाए। किस तरह से लिखते हैं रेज्यूमे को कि एक ही पेज में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आ जाए। एग्जाम्पल देखो, एक रेज्यूमे दिख रहा है, एक ही पेज में देखो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन है। नाम आ गया, रोल आ गया, सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई, सारी स्किल्स आ गई, कितनी कितनी स्किल्स हैं, लैंग्वेज आ गई, कौन कौन सी आती है, प्रोफेशनल समरी आ गई जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, वर्क एक्सपीरियंस आ गया, एजुकेशन आ गई, सर्टिफिकेशन आ गया, अवार्ड आ गया। ओनली एंड ओनली इन वन पेज। तो हमारा रिज्यूमे भी इस तरीके का होना चाहिए कि एक ही पेज में हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। क्या ये फॉर्मेट समझ में आया सभी को रिज्यूमे का? डिड यू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मेट? दूसरा फॉर्मेट देखो, अब हमने डिवीजन नहीं किया, हमने अभी इस वाले में, ये बेस्ट मेथड होता है जो मैंने आपको फर्स्ट वाला मेथड बताया, ये आपको पीपीटी मिलेगी ना तो आपको दिख जाएगा। अभी यहाँ पे जूम नहीं होगा आपको, ये मैं आपको पीडीएफ दूंगी ना इस क्लास के बाद, आपको दिख जाएगा। सिर्फ इन पॉइंट्स को देखो, पढ़ो मत अंदर क्या लिखा हुआ है, सिर्फ इनको देखो। एक्सपीरियंस, एजुकेशन, सर्टिफिकेशंस, अवार्ड, पर्सनल इंफॉर्मेशन, स्किल्स, सिर्फ ये हेडिंग्स देखनी है, अंदर का नहीं देखना। अंदर उनकी क्या क्या सर्टिफिकेशंस आपकी अलग होंगी, आपकी सेम नहीं होंगी। यू जस्ट नीड टू वॉच द हेडिंग पार्ट। हेडिंग पार्ट सभी को दिख रहा है, आपकी स्किल्स अलग होंगी इनसे, तो आपको इनकी स्किल्स वगैरह नहीं देखनी है, आपको सिर्फ हेडिंग देखनी है, आपको सिर्फ अरेंजमेंट देखना है, किसका अरेंजमेंट कैसे कैसे हुआ है। अगला देखो, अब यहाँ पे हमने डिवीजन नहीं किया, एक पेज में डिवाइड नहीं किया तो मुश्किल हो जाएगा एक पेज में लिखना। अगर आपके रिज्यूमे में आपके पास कंटेंट बहुत कम है, आपके पास सामान ही नहीं है लिखने का, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कभी कोई अवार्ड नहीं मिला, कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया आपने, आपको ने कभी कोई इंटर्नशिप नहीं किया, आपके पास कुछ है ही नहीं लिखने का, तो आप कभी भी इसमें नहीं लिखोगे। इसमें लिखोगे तो सब कुछ खाली खाली लगेगा। तो आप कौन सा वाला फॉर्मेट यूज़ करोगे? तो आप ये वाला फॉर्मेट यूज़ करोगे। अगर आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अवार्ड नहीं है, कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप ये वाला फॉर्मेट यूज़ करोगे। आप वन बाय वन लाइन में लिखोगे, नाम लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, फ़ोन नंबर लिखोगे, ईमेल आईडी लिखोगे, एक्सपीरियंस लिखोगे, एजुकेशन लिखोगे, एक्टिविटीज़ लिखोगे, स्किल्स लिखोगे। एक्सपीरियंस भी नहीं होगा तो स्किल्स वाले सेक्शन को ही बड़ा करोगे। रेज्यूमे में और डेट ऑफ बर्थ आप ऐड कर सकते हो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाली साइट पे, लेकिन कंपलसरी नहीं होता डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना। अगला, आप अपना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी स्किल्स की जगह अपना पैशन बताना चाहते हो। आपने कोई ऐसे स्किल्स नहीं ली है बट यू वांट टू शो दैट यू आर वेरी पैशनेट फॉर दैट जॉब, तो आप इस तरह का फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ दिस फॉर्मेट ऑल्सो। तो ये कुछ फॉर्मेट्स हैं जो मैंने रिज्यूमेस के लिखा है। एक नई चीज़ और ऐड हो रही है आजकल, बिल्कुल नया ट्रेंड आया है ये, कि फ़ोटो भी ऐड करते हैं रिज्यूमे में। यू कैन ऐड योर फोटो ऑल्सो इन द रिज्यूमे। रिज्यूमे में आप फ़ोटोज़ भी ऐड कर सकते हो। तो ये सारे के सारे फॉर्मेट्स हैं हमारे रिज्यूमेस के। समझ में आया रिज्यूमे कैसे लिखना है? डिड यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट अ रिज्यूमे? येस और नो? एवरीवन? हाँ, आप लिख सकते हो अगर आपको फर्स्ट प्राइज़ मिला हो यूथ फंक्शन में तो। हैज़ एवरीवन अंडरस्टूड द मेथड ऑफ राइटिंग द रिज्यूमे? चलो, अब मैं सभी लोगों से चाहती हूँ, आप कंप्यूटर पे कर सकते हो, कंप्यूटर पे करो, नहीं तो एक पेज पर मुझे रिज्यूमे बना के दिखाओगे और उस पेज का फ़ोटो खींच के मुझे भेजोगे। कैन आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू? क्या मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकती हूँ सभी लोगों से? आप मुझे मेरी ईमेल आईडी पर रिज्यूमे बना के भेजोगे कि आप लोगों ने कैसा रिज्यूमे बनाया है। ठीक है, रिज्यूमे राइटिंग बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है। आपको ना मिलने वाली जॉब मिल जाती है अगर आपका रिज्यूमे अच्छा होता है तो।
रेज्यूमे राइटिंग इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्किल, और ये आपको तब पता चलेगा जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होगे, जब आप चाहोगे कि मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, मैं भी इंडिपेंडेंट बन जाऊँ. सो मेक श्योर दैट यू मेक अ रेज्यूमे ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड शेयर इट विथ मी. फ़ोटो मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो लगा सकते हो, आप नहीं चाहो तो मत लगाओ. इट्स नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है, जस्ट एक नया ट्रेंड है कि आपकी एम्प्लॉयर को और अच्छा फील हो. चलो, तो विद दिस नोट अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे जूम मीटिंग के बारे में. देखो बेटा, जूम मीटिंग जिन बच्चों ने नई ज्वाइन की है उनकी अभी नहीं होगी. जूम मीटिंग लगभग 1 से 2 हफ्ते बाद स्टार्ट होती है. जिन बच्चों ने पहले का ज्वाइन किया हुआ है उन बच्चों की जूम मीटिंग होना स्टार्ट हो चुका है. वीक में आपकी आई थिंक 2 जूम मीटिंग्स होती हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है. अगर आपके पास ऐप पे नोटिफिकेशन नहीं आ रही है तो आप इस बात को मेक श्योर करो कि रोज़ 7 बजे, मंडे टू फ्राइडे 7 PM आपका ये सेशन होता है. मंडे टू फ्राइडे आप ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन पे आओगे, 7 बजे आपको ये सेशन लाइव मिल जाएगा. ठीक है, हाँ, PDF में आपको ये मिल जाएगा. चलिए बेटा, यूज्ड टू पास्ट हैबिट के लिए यूज़ करते हैं, वुड को यूज़ करते हैं किसी पास्ट के एक्शन को दिखाने के लिए, हैबिट के लिए नहीं यूज़ करते वुड को. ट्रांसलेशन पे भी हम और क्लासेस करेंगे तो धीरे धीरे आपको ट्रांसलेशन आ जाएगा, डोंट वरी बेटा. चलिए, तो आज का सेशन एंड करते हैं. 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे. 1 2 3 एंड गो. English is a very easy language. I am very good at English and I will definitely become a fluent speaker. जिन बच्चों ने अभी नया नया ज्वाइन किया उनकी जूम मीटिंग अभी नहीं हो रही है. जिन बच्चों को टाइम हो चुका है उनकी जूम मीटिंग हो रही है. आपकी जब भी जूम मीटिंग शेड्यूल होगी आपके पास मैसेज आ जाएगा, डोंट वरी. टॉपिक का मैंने बोल दिया है मिनी मैम को, वो आपको अब पहले से ही आपके पास जो मैसेज आएगा उसमें वो आपको टॉपिक बता दिया करेंगे. तो आप सभी को टॉपिक पता चल जाया करेगा कि किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है. वैसे अगर टॉपिक नहीं पता होता है ना तो ज़्यादा अच्छा होता है, तब हमें समझ में आता है कि हम एक्चुअल में एक्सटेम्परे कैसे करते हैं, हमें टॉपिक मिले हम तुरंत कैसे बोलते हैं. बट फिर भी मैंने मैम को बोल दिया है कि आपको अब से वो मैसेज में टॉपिक बता दिया करेंगे. ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड टाटा. मुझे फीडबैक ज़रूर देना कैसा लग रहा है. मुझे वीडियोस बना के भी भेजो बेटा. आई वांट टू सी यू स्पीकिंग इंग्लिश. मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग इंग्लिश बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो. तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी सभी बच्चों से कि मुझे वीडियो बना के ज़रूर भेजो इंग्लिश बोलते हुए. आप मुझे मेल कर सकते हो वीडियो, बट प्लीज़ सेंड मी द वीडियोज़. फीडबैक की वीडियोज़ मुझे ज़रूर भेजो. चलिए, ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड टाटा.